हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में कुछ राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम और उसके साथ राष्ट्रीय एमसीक्यू का सेशन करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पर के नेचर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आइए हम आपको आमंत्रण क्लासेस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है और जो यूट्यूब चैनल है इस दोनों को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्लास से संबंधित जो लिंक होता है, क्लास पीडीएफ होता है, ये आपको यहाँ से प्राप्त होता रहेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इसके क्लास के संदर्भ में आपके पास यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप ज़रूर इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आमंत्रण क्लासेज ऐप पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है इस चैनल पर, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की क्लासेज मिलती है। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की क्लासेज मिलेगी आपको। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का भी क्लास मिलेगा और साथ ही साथ निबंध को भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक इसमें टॉपिक है, हाल ही में भारत ने अग्नि श्रृंखला के 8वें मिसाइल अग्नि 5 का जो है सो सफल परीक्षण किया है। और दूसरा हम लोग प्रधानमंत्री जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या है कि कुछ एमसीक्यू पर भी चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि क्लास से संबंधित जो पीडीएफ होता है और क्लास टाइमिंग होती है, कुछ सूचनाएं, तो आपको टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ क्या है कि आप मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस नंबर पर बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले, प्रत्येक क्लास से पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके हित के होते हैं, तो सबसे पहले आपको आमंत्रण क्लासेज में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की क्लासेज मिलती है। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास मिलेगा। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर के क्लास मिलेंगे और निबंध से संबंधित जो क्लास होगा वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि आपको अब मेरा क्लास आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देखने को मिलेगा। ये मेरा ऐप है और इस ऐप को आप अपने मोबाइल के या लैपटॉप के प्ले स्टोर में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको वो तमाम सुविधाएं इस ऐप पर मिलेगी जो आपको आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का टॉपिक है। इस पर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अग्नि 5 मिसाइल का 8वां सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है ये जान लेना है, फिर इस मिसाइल की विशेषता क्या होगी वो हमें जानना है। तो ये जो अग्नि 5 मिसाइल का 8वां सफल परीक्षण किया गया है, ये कितने तारीख को किया गया है, तो 27 अक्टूबर 2021 को किया गया है। और कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल टेस्ट सेंटर है वहाँ से किया गया। पहले इसको हम लोग व्हीलर आइलैंड कहते थे और व्हीलर आइलैंड में एक जगह है जिसका नाम है चांदीपुर। तो चांदीपुर के पास डीआरडीओ का यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का मिसाइल प्रक्षेपण सेंटर है, वहां से मिसाइल टेस्ट किया जाता है। अब उसी व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर भूतपूर्व हमारे जो राष्ट्रपति और मिसाइल मैन
श्री एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उसका नाम जो है सो क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और किसके द्वारा इस मिसाइल का निर्माण, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको संक्षिप्त में हम लोग DRDO कहते हैं, उसके द्वारा किया गया है। इस मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह मिसाइल जो है 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और ये जो मिसाइल है, जो मिसाइल 5000 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय कर लेता है, या उतनी दूरी मारक क्षमता वाली जो मिसाइलें होती है, उसको हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ICBM की श्रेणी में रखा जाता है। और ICBM को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली क्षमता इसकी होती है। तो ये 20 मिनट में जो है सो कितना डिस्टेंस तय कर सकती है, 5000 किलोमीटर। दूसरा, ये इसके जद में, यानी कि ये जो भारत का अग्नि 5 मिसाइल है, इसके एरिया में पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप का भी काफ़ी हिस्सा जो है इस मिसाइल के कवरेज एरिया में आ जाएगा। यानी इसकी जो मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, उसमें इतने सारे एरिया कवर हो जाते हैं। यह 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है, 3 चरणों में मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इस मिसाइल की क्या विशेषता है, यह मिसाइल जो है 1000 किलोग्राम तक, यहाँ पर किलोग्राम होगा, किलोग्राम तक न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। यानी कि ये मिसाइल अपने साथ एक बार में 1000 किलोग्राम जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार जो होते हैं, वो ले जाने में सक्षम है। इसको सड़क मार्ग से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपको कहीं दूसरे से, जैसे भारत का ये टेस्ट हुआ चांदीपुर से, लेकिन हमें इसको प्रक्षेपण, हमें इसको लॉन्च करना है मान लीजिए कन्याकुमारी से, तो हम इसे जहां पर निर्माण होगा DRDO के द्वारा, उससे उस जगह से हम सड़क मार्ग के थ्रू भी इसे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उपग्रह के जरिए की जाने वाली निगरानी से बचने की क्षमता से ये मिसाइल लैस है। यानी कि हर एक देश क्या करता है कि जो अपने यहाँ उपग्रह सैटेलाइट का सिस्टम विकसित करता है, ताकि दुश्मन का यदि मिसाइल मेरे यहाँ आए कभी हमला करने के लिए, तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए और डिटेक्ट कर उसको रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो हमारा अग्नि 5 का 8वां मिसाइल है, इसकी यह क्षमता है कि सिंपल से इसका अर्थ है कि इसमें रडार से बचने की क्षमता है। रडार से बचने की क्षमता का अर्थ हो गया कि दुश्मन देश जिस पर ये अटैक किया जाएगा, उसके रडार के नज़र में ये नहीं आएगा, और रडार के नज़र में नहीं आने का अर्थ है कि ये अपने लक्ष्य को भेद कर आ जाएगा, भेदेगा, अपने लक्ष्य को भेद कर रहेगा। तो उपग्रह के जरिए जो की जाने वाली निगरानी क्षमता होती है, उससे भी इसमें बचने की क्षमता है। फिर है इस तकनीक, इसका इस्तेमाल भारत दुश्मन के देशों के उपग्रह को नष्ट करने के लिए भी कर सकेगा। क्योंकि 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है, तो जाहिर सी बात है कि जो पोलर जो ऑर्बिट होता है सैटेलाइट का, पोलर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट रखे जाते हैं, उन सभी की पहुंच, उन सभी तक इससे मिसाइल की पहुंच होगी, तो उन सभी को मारकर गिराया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्टार वार प्रोग्राम जो होता है, या फिर जो अंतरिक्ष युद्ध एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसमें इस मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक मिसाइल हो गया भारत का। और इसके साथ ही भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना के बाद क्या है, 5वां देश बन गया। यानी इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता, ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, जो एक बार में एक साथ 1000 किलोग्राम न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है, जिसको सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है, जिसमें ऐसा सिस्टम विकसित है जो दुश्मन के रडार से, निगरानी से बच सकता है और अपना लक्ष्य भेद सकता है। और साथ ही साथ इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर तक, इसके कारण क्या है, ये दुश्मन देश के उपग्रह को भी नष्ट कर सकता है। अर्थात जो स्टार वार होता है, जो भविष्य का युद्ध कहा जाता है, जो स्टार वार होता है, या फिर जो अंतरिक्ष युद्ध, तो दूसरे देशों के सैटेलाइट को ध्वस्त करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसी दृष्टिकोण से भारत क्या है
कि 5वां देश है इस तरीके का मिसाइल विकसित करने वाला। इस तरह की तकनीकी का मिसाइल किसके किसके पास है? तो अमेरिका के पास है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना के पास है, और 5वां देश भारत बन गया है। तो यही ये मिसाइल है जिसको भारत ने अभी जो है सो सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में कुछ और आप जान लीजिए। जो 3 चरणीय आपको बताया था अग्नि 5 का ये मिसाइल है, और ये इसका जो है कवरेज एरिया दिखाया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का आप देख लीजिए अधिकांश एरिया कवर है, एशिया का पूरा एरिया कवर है, और साथ ही साथ जो यूरोप है, यूरोप का भी मैक्सिमम एरिया इसके कवरेज एरिया में है। तो न्यूक्लियर कैपेबल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय, क्योंकि एशिया से यूरोप जा सकता है, एशिया से अफ्रीका जा सकता है, तो यहाँ पर ये कर सकता है। सरफेस टू सरफेस लॉन्च किया जा सकता है, और ये जो है सो 26 दिसंबर को भी हुआ था, सक्सेसफुली टेस्टिफाइड फ्रॉम अबुल कलाम आइलैंड से हुआ था 26 दिसंबर को भी। तो जितने भी हुए थे सब। और ये जो ऑपरेशनल रेंज है इसका अग्नि 5 मिसाइल का विभिन्न दूरियां का है, लेकिन अभी जो है ये इतने का बनाया गया था। इसके जद में ये आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ से पीटी में भी क्या हो सकता है कि स्टेटमेंट करके आ सकता है कि अग्नि 5 मिसाइल के बारे में नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत्य कथन का चयन करें। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किया है कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। तो इस टॉपिक को 3 पॉइंट के सहारे समझा जाएगा कि चर्चा में रहने का कारण क्या है, इस मिशन की मुख्य विशेषता क्या है, और फिर जब कोई भी टॉपिक आप करंट अफेयर्स का या कोई भी सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें आप निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है कि इसे हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, बेसिकली क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समावेशी स्वास्थ्य सुविधा, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव, समावेशी स्वास्थ्य सुविधा के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी तक उपलब्ध कराने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसकी शुरुआत इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी कि काशी से की है। तो ये 3 पॉइंट आपको चर्चा में रहने का जो है सो याद रखना है कि अभी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने समावेशी स्वास्थ्य विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कि देश के प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधाएं पहुंच जाए, उसके कारण। और कहां से? तो वाराणसी से इसे लॉन्च किया गया है। अब इस मिशन की जो है मुख्य विशेषता क्या है वो आपको ध्यान से देखना, पॉइंट वाइज समझना है। तो जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसके प्रमुख पहलू या विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि संपूर्ण देश में समावेशी स्वास्थ्य सुविधा का विकास करना इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा इसका लक्ष्य क्या है? तो दूसरी इसकी विशेषता है कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि जो है सो अस्पताल का निर्माण करना, उसमें प्रत्येक प्रकार के उपकरण की उपलब्धता हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स की सुविधा हो, डॉक्टर हो, वाहन हो, हर एक प्रकार का जो चीज होता है उसको हम लोग स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। तो मेडिसिन से लेके, डॉक्टर से लेके, और जो है सो मरीज, जो डॉक्टर से लेके, मेडिसिन से लेके, इसके अलावा जो अस्पताल होता है, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो अन्य चीजें होती है, सभी का इसके साथ क्या होगा, डेवलप किया जाना है। दूसरा, तीसरी जो इसकी विशेषता है कि यह 64,000 करोड़ रुपए की इस पर खर्च आएगी, और 64,000 करोड़ रुपए का ये मिशन है। चौथी जो इसकी विशेषता है कि इसके तहत क्या है कि 37,000 नए बेड का निर्माण किया जाएगा। 37,000 यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में 37,000 नए बेड का निर्माण किया जाना है। पांचवा इसकी क्या विशेषता है? तो 4,000 नए लैब में जांच की सुविधा, यानी कि 4,000 नए लैब बनाए जाएंगे ताकि जांच की सुविधा विकसित किया जाए, क्योंकि इस कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि कई दिनों के बाद टेस्ट रिपोर्ट आते थे। पांचवा, छठा इस मिशन में क्या है कि नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना करना है, यानी कि
वायरस जनित जो बीमारियां होती है इन पर शोध रिसर्च करने के लिए, ऐसे बीमारियों को कैसे टैकल किया जाए उस पर रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है। सातवां इसकी क्या विशेषता है, तो इसके तहत 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर, यानी जिसको आप फिटनेस सेंटर कहते हैं, जहां पर आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती है, वो स्थापित निर्माण किया जाना है। तो 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की जानी है। ये 7वां पॉइंट हुआ। 8वां पॉइंट जो इस मिशन के तहत है वो क्या है, तो 8वां पॉइंट है कि देश के सभी जिला अस्पतालों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण और क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण करना। यानी कि अभी जो प्रेजेंट में देश के जिलों में अस्पताल हैं उनमें जो भी सुविधाएं उनका आधुनिकीकरण करना है, तकनीकी के स्तर पर, मानव संसाधन के स्तर पर, और क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण करना है, जिसको आप बेसिकली आईसीयू कहते हैं, जिसको इंसेंटिव केयर यूनिट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है उनकी निगरानी के लिए, देखरेख के लिए इस प्रकार के यूनिट का निर्माण करना है। तो 8वां हो गया। 9वां जो इस मिशन में है वो क्या है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का विकास, जिसके माध्यम से जांच केंद्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क गठित किया जाएगा। यानी कि इसके माध्यम से क्या है कि जो प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर का विकास होगा और इसके माध्यम से जांच केंद्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क गठित किया जाएगा, ताकि वहां से जो डाटा होगा कहीं भी यूज किया जा सकता है। यानी केरल में जो जांच केंद्र होगा वो देश के ग्रिड से जुड़ जाएगा, जो उत्तर बिहार यूपी में कहीं भी होगा इस ग्रिड से जुड़ जाएगा। तो इसमें सभी सूचनाएं एकत्रित रहेगी, इस सूचनाओं का उपयोग कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट जो इसमें है वो क्या है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिलकर रिसर्च प्लेटफॉर्म का विकास करना है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आसियान भी कहते हैं, और इसमें कितने कंट्री हैं, तो आसियान में 10 कंट्री हैं। तो इन देशों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या करना है, रिसर्च प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। और 11वां पॉइंट इसमें क्या है कि 5 नए क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण जो विशेष रूप से महामारी की रोकथाम में योगदान करेंगे। तो 5 नए क्षेत्रीय केंद्र का योगदान निर्माण करना है जो विशेष रूप से, जैसे कोविड जैसी जो महामारियां हैं, इस प्रकार की महामारियों के रोकथाम में योगदान देंगे। इसके लिए 5 क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण करना है। 11 हुआ। 12वां पॉइंट जो इसमें है वो 12वां पॉइंट क्या है, तो 12वां पॉइंट आपका है कि इस मिशन के तहत 9 बायोसेफ्टी लेवल का जो है K3 यानी कि के है 3K लैब विकसित करना है। इसके तहत यानी कि बायोसेफ्टी लैब जो होता है वो विकसित करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और 13वां पॉइंट इसमें है कि 50 एयरपोर्ट पर ऐसे केंद्र का निर्माण जहां किसी भी महामारी की आशंका के दिनों में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच हो सके। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड के फैलने का जो एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एयरपोर्ट पर यदि जांच सुविधा नहीं हो और किसी को यदि ये कोविड जैसी बीमारियां हो तो फिर वहां से वो आते हैं शहरी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जहां भी जाएंगे, और यदि उनको रहेगा तो वो होगा। तो कोविड-19 ने ही यह संदेश दिया, एक तरीके से थ्रेटनिंग दिया कि एयरपोर्ट पर भी क्या होनी चाहिए, महामारी की आशंका के दिनों में जो भी विदेश से आने वाले यात्री हैं उनके जांच की सुविधा हो सके, ताकि उनका जांच होगा, बीमारी डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और डिटेक्ट कर लिया जाएगा तो वहीं पर उनकी इलाज, क्वारंटाइन जैसी सुविधाएं कर दी जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो बीमारी एक्सप्रेड नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह का जो है इसमें प्रबंध किया गया है। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, ये इसी 13 पॉइंट के सहारे आपको ध्यान में रखना है। कि कौन कौन सा पॉइंट आपको बताया, बिल्कुल जो है सो एक एक करके पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब जब आप निष्कर्ष पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधा है, कोविड-19 ने भारतीय स्वास्थ्य सुविधा की एक तरीके से जो कमियां थी उसको खोल कर रख दिया था। प्रत्येक स्तर पर, मेडिसिन के स्तर पर, जो इंसेंटिव केयर यूनिट होता है उसके स्तर पर,
जो आपने देखा था, जो लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है उसके स्तर पर, जो मेडिकल केयरिंग होती है उसके स्तर पर, पेशेंट के लिए लैब के जांच के स्तर पर, पेशेंट की देखभाल और उनके लिए बेड के स्तर पर पूरी तरीके से भारतीय स्वास्थ्य सिस्टम को एक तरीके से ओपन करके रख दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो कमियां सामने आई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। और कोविड जैसी जो महामारियां होती है, यदि इस तरह का कोई फिर से महामारी आए, जूनोटिक महामारी इसको हम लोग कहते हैं, तो इस तरीके का कोई भी यदि जूनोटिक महामारी आए तो उस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके और मानवीय संसाधनों की कम से कम क्षति हो सके। ये मूल उद्देश्य है। देश के समस्त नागरिकों तक समावेशी स्वास्थ्य सेवा का अर्थ यही होता है कि देश के समस्त नागरिकों तक ये सेवाएं उपलब्ध हो जाए। तो आइए अब हम लोग इस सेशन में कुछ जो है सो MCQ का जिक्र कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सो करेंट अफेयर्स है, 2-4 दिनों पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर किसके नेतृत्व में एक साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक नेटवर्क और हार्डवेयर के विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया है। जस्टिस RV रविंद्रन, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस सुब्रमण्यम भारती, जस्टिस खरे और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में एक से अधिक। ये जो 5वां ऑप्शन दिया है, ये बिहार लोक सेवा आयोग के कारण दे दिया है, तो इसी तरीके से वहां पर प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये A है। जस्टिस RV रविंद्रन के नेतृत्व में पेगासस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के निगरानी टीम का गठन किया है। 100% इस तरीके का प्रश्न जो है आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि RV रविंद्रन की देखरेख में, यानी पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, RV रविंद्रन की देखरेख में गठित साइबर सिक्योरिटी टीम में शामिल सदस्य कौन कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर यानी प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाहरन P, डॉक्टर अश्विन अनिल गुमास्ते, जस्टिस खरे और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो निगरानी कमेटी बनाई गई है जस्टिस रविंद्रन की अध्यक्षता में, उसमें 3 सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें टीम में नवीन कुमार भी शामिल हैं, डॉक्टर प्रभाहरन P शामिल हैं और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमास्ते शामिल हैं। ये तीनों इसके मेंबर हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का 8वां सफल परीक्षण किया गया। इस संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि इसमें उपग्रह के जरिए की जाने वाली निगरानी से बचने की क्षमता है। दूसरा है यह 1000 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है और यह 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो अभी आपने जस्ट पढ़ाई किया अग्नि 5 के बारे में। अब याद कीजिए कि केवल इसमें 3 सही है या केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, ओनली 1 3 सही है या है। तो आपने पढ़ाई की है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से एक बार हो जाएगा कि उपरोक्त में एक से अधिक इसमें सही है। उपरोक्त में एक से अधिक सही है, यानी कि इसमें क्या है कि तीनों ही स्टेटमेंट अग्नि 5 के बारे में सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही होने के कारण क्या है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में एक से अधिक यानी तीनों। तो आंसर आपका क्या हो गया? हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का 2 वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया। 2 वर्षों पर इनका आर्थिक सलाहकार का जो परिषद होता है उसका पुनर्गठन होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जो पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद है उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को, विवेक देवराय को, पूनम गुप्ता को, नीलकंठ मिश्रा को, डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमास्ते को और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में एक से अधिक।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चूंकि अध्यक्षता है तो एक ही व्यक्ति होगा, दो तो कर नहीं सकता अध्यक्षता, तो उस हिसाब से आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया कि जो है सो एफ ऑप्शन भी आ चुका है। यानी कि यहाँ पर आपको समझना है कि ये ऑप्शन आपके साथ नहीं है ही। इसका सीधा सा आंसर बी होगा, विवेक देवराय की अध्यक्षता में। इससे पहले भी विवेक देवराय ही थे और पुनः उनको अध्यक्ष बनाया गया, विवेक देवराय की अध्यक्षता में बनाया गया है। तो बी आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक प्रश्न है जो मैं अभी ही बता दूंगा कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है कि यह अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के तहत होगा, इसकी स्थापना होनी है। इसका उद्देश्य दुनिया में सोलर एनर्जी से चलने वाले सभी ग्रिड को एक साथ जोड़ना है और कोप 26 सम्मेलन में इसे लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई आंसर हो जाएगा। आज ही के पेपर से हमने इस प्रश्न को बनाया है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है। और अभी जो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कोप 20 सम्मेलन होना है, तो ग्लासगो में जो कोप 26 सम्मेलन होगा, इसी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आपके पास पहले तक मैंने जानकारी पहुंचा दिया है। तो कोप 26 सम्मेलन में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यहाँ किया गया है, तो इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। और इसका उद्देश्य दुनिया में सोलर एनर्जी से चलने वाले जो भी ग्रिड हैं सबको आपस में जोड़ना है। और यह जो कार्य करेगा या इसकी जो स्थापना की जाएगी, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसको संक्षिप्त में हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कहते हैं, इसके अधीन ये काम करेगा। तो इस दृष्टिकोण से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक सही है, अर्थात तीनों सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने ग्रुप में। और जो जानकारी आगे तक की थी वो मैंने अभी दे दिया है। तो लॉन्च किया गया है, तो आपको समझना है कि ये 26वां जो कोप सम्मेलन है उसमें होगा, बाकी जो है सही है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सभी को क्या है, थैंक यू है, धन्यवाद है, सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।